Hello everyone, this is Akash Prajapati and I welcome you to our YouTube channel One Exam। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं उसका थोड़ा एडवांस तरीके से या एडवांस लेवल पर हमने उसको देखा था। उसको एडवांस लेवल पर देखने का मतलब है कि वहां पर हमने ता है ती है या रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात नहीं की थी, उसके यूजेस को हमने समझा था। उसके यूजेस को समझने की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा हम पिछली क्लास को अगर रिवाइज कर ले तो बेटर होगा। ठीक है, उसके यूज नंबर 1 में हमने कुछ बताया था। यूज नंबर 1 में क्या बताया था कि उसका जो रिपीटेड एक्शन होता है, कोई भी जो रिपीटेड एक्शन होगा या कोई हैबिचुअल एक्शन होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, तो वो टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना था, किसी रेगुलर एक्शन या इसी को हम क्या कहते हैं रेगुलर एक्शन के लिए, रेगुलर एक्शन, उससे रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के हमने कुछ की पॉइंट्स भी बताए थे या कुछ वर्ड्स भी बताए थे। जैसे उनमें क्या थे, डेली थे, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, अकेजनली, हैबिचुअली, यूजुअली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम। ठीक है, और इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल जिन सेंटेंसेस में किया हुआ रहेगा वो सेंटेंस हमको क्या बताते हैं, कोई एक्शन का रेगुलरिटी बताते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं, रिपीटनेस को बताते हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंट एक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंट मतलब होता है कि बारंबार या बार बार उसी को, तो बार बार एक्शन जो बताएगा वही कहने का मतलब है रिपीटेड एक्शन को। अगर हम यूज नंबर 2 की हमने जो कल बात की थी वो हमने किया था इर्रेगुलर एक्शन के लिए, इर्रेगुलर एक्शन के लिए। ठीक है, इर्रेगुलर एक्शन के लिए बात किया था, उससे रिलेटेड हमने सुनामी और अर्थक्वेक का एग्जांपल भी दिया था। जैसे अगर हम कहें अर्थक्वेक कम्स इन जापान, अर्थक्वेक जापान में आते हैं, भूकंप जापान में आते हैं, यानी इर्रेगुलर है एक्शन, कोई रेगुलर तौर पर नहीं आते हैं लेकिन हाँ कभी कभी आते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था प्रिंसिपल्स के लिए, प्रिंसिपल्स, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल के लिए बात करते हैं, या इसी को आप परमानेंट एक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन के लिए यूज होता है कौन सा टेंस हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। ऐसे ऐसे करके कुछ यूजेस हमने बताए थे जिनसे रिलेटेड या जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड थे। आज हम नेक्स्ट क्लास में टेंस की बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, या जिनको आप कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस होता है। या कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का, पहला होता है इंडेफिनिट वाला, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए सीखते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप देख रहे हैं तो इसके नाम से ही आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी। चीजें क्या समझ में आएंगी कि यह एक ऐसा टेंस है, यह एक ऐसा टेंस है जो किसी काम की कंटिन्यूटी को दिखाता है, यानी जो एक्शन है वो अभी कंटिन्यू है। इस सेंटेंस में आपको यही दिखाई देगा, यानी यही पता चलेगा। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस वर्ड बना ही किससे है, द वर्ड कंटिन्यूअस इज डिराइव्ड फ्रॉम या मेड फ्रॉम कंटिन्यू। कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मतलब ही क्या होता है कि वो चीजें हमारी चल रही है, कोई भी एक्शन होगा वो अभी अभी क्या है कि वो अभी लगातार हो रहा है, जब भी बात की जा रही है वो अभी एक्शन कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस दे रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि किसमें एक्शन कंटिन्यू है और किसमें एक्शन हो चुका है या होता है, या किसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम 2-3 सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे अगर हम कहें वह रोता है, वह रो रहा है, वह रो चुका है। चलिए हम 3 सेंटेंस दिए हुए हैं,
तीन सेंटेंस दिए हैं। अब बताइए, आप ध्यान से देखकर बताइए तीनों सेंटेंस में कि किस सेंटेंस में रोने वाला एक्शन जो है, यानी रोने का जो काम किया जा रहा है वो अभी कंटिन्यू है, और किस वाले सेंटेंस में से हमको पता चल रहा है कि रोने वाला जो एक्शन है वो हो चुका है। चलिए देखते हैं एक एक करके। यानी वह रोता है, अगर हम रोता है की बात कर रहे हैं तो यानी हमको ये पता चल रहा है कि वह पहले भी रोता था, अब भी रोता है, और भविष्य में उसके रोने की संभावना है। ठीक है, यानी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में वह उसी तरह होता रहता है, तो वह टेंस हमारा कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उससे हमको पता चलता है कि कोई एक्शन पास्ट में भी हो रहा था, प्रेजेंट में भी होता है अब भी, और फ्यूचर में भी उसके होने की संभावना है। फ्यूचर में उसके होने की क्या है? संभावना है। तो ठीक है, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस हो गया। वह रो रहा है, वह रो रहा है, कहने का मतलब कि वह अभी भी रो रहा है, यानी जो काम है, एक्शन है रोने का, वह क्या है? वह कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो ये वाला सेंटेंस कुछ हमारा लग रहा है कंटिन्यूअस वाला। ठीक है, कौन सा टेंस लग रहा है? कंटिन्यूअस का। वह रो चुका है, यानी वह अभी नहीं रो रहा है, वह पहले ही रो चुका है, यानी रोकर अब बंद कर दिया है रोना, यानी रोने वाला जो काम है वह अभी कंप्लीट हो चुका है या स्टॉप हो चुका है। चलिए, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह ऐसे सेंटेंस जो कंटिन्यूअस टेंस या जो कंटिन्यू रहते हैं वही हमारे कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अगर हम इसका आपको फॉर्मूला बता दें तो कैसा रहेगा कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। चलिए, इसी बात को लेकर हम एक इसकी आइडेंटिफिकेशन तैयार करते हैं, या इसके आइडेंटिफिकेशन का रूल जानते हैं कि ऐसा क्या आपको दिखाई देगा जिससे आप ये एग्जैक्ट तौर पर कह पाएंगे कि यह टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट की बात करते हैं तो यह मतलब है कि यह अभी भी चल रहा है, और इसके लिए हमने बताया था प्रेजेंट से रिलेटेड कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको है लगा हो, पिछली क्लास को अगर आप हमारे देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में है लगा हो वो सेंटेंस आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस का होता है। और कंटिन्यूअस से अभी हमने एक वर्ड सीखा, रहा। जिस एक्शन में या जिस सेंटेंस में आपको रहा, रही, रहे दिखेगा वो सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा, या उस सेंटेंस का टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, या इसी बात को हम आइडेंटिफिकेशन के तौर पर लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो अभी हमने जाना कि इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस, इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? लास्ट में हिंदी सेंटेंस के। हिंदी सेंटेंस का जो लास्ट होगा, एंड होगा, वो कुछ इन्हीं वर्ड से होगा। जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसके लास्ट में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। अभी जो हमने पिछले 3 सेंटेंस लिखे हैं उसमें आप वीडियो को पीछे करके देखकर बताइए कि कौन सा सेंटेंस इस टेंस में लिखा हुआ है। चलिए, अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन को समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद किसी टेंस में अगर हम कुछ सीखते हैं या जानते हैं तो वो टेंस हमारा कौन सा होता है? वह चीज कौन सी होती है? वह हम हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं। क्या जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इस टेंस की, हम जानते हैं कि सभी टेंसेस की अपनी अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब निर्धारित की गई है या डिसाइड की हुई है। और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज होता है, आर होता है और एम होता है। इज होता है, आर होता है और एम होता है। चलिए, इसी के साथ हम जान लेते हैं कि इज का यूज कब किया जाएगा, आर का यूज कब किया जाएगा और एम का यूज कब किया जाएगा। चलिए, इज, आर और एम। इज की अगर बात करते हैं तो इज का हम यूज करते हैं किसके साथ? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तब हम यूज करेंगे किसका? इज का यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम क्या किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? सिंपल सी बात है, आर का यूज करेंगे। अब एम का यूज किसके साथ करेंगे? तो एक सिंगल सब्जेक्ट है, केवल एक सब्जेक्ट है जिसके साथ एम का यूज किया जाता है। वो सेंटेंस आपका क्या है? आई। आई एक
सॉरी वो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एम का यूज किया जाता है। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आपको याद आ रहा होगा वी, यू, दे एंड वन प्लस नेम। ये सभी सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट हमारे प्लूरल होते हैं। और सिंगुलर की अगर बात करते हैं तो सिंगुलर में हम क्या देखते हैं, ही, सी, इट या फिर कोई वन नेम लिखा रहेगा तो ये सब्जेक्ट हमारे क्या कहलाएंगे, ये सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और जिनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब को आप समझ लिए हैं तो चलिए अब मेन वर्ब को समझते हैं कि इसके साथ कौन सी मेन वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब अगर हम कहें तो मेन वर्ब वही होती है कि सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा होगा, जो भी काम हो रहा होगा, वही आपका मेन वर्ब होता है। जो मेन वर्ब अगर हम इसमें आपको बताएं तो मेन वर्ब इसमें लगते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्शन होगा वो कंटिन्यू रहेगा और जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो किसी भी एक्शन को, किसी भी वर्ब की कंटिन्यूटी को दिखाती है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसी वर्ब को हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। इसी वर्ब को क्या कह सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसी वर्ब को कुछ लोग कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कहने का मतलब बात वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देंगे तो वही वाली वर्ब इसमें यूज की जाएगी। और हम जानते हैं कि सभी टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो चार तरह के सेंटेंस होते हैं। कितने तरह के, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यही जो चार तरह के सेंटेंस होते हैं इनसे ही हमको ट्रांसलेशन करना होता है, या ऐसे ही सेंटेंस होते हैं जिनका ट्रांसलेशन हमको करना होता है। हम टेंथ की क्लासेस यहाँ पर चला रहे हैं वन एग्जाम चैनल पर, जिस पर हम बताते हैं कि किसी भी टेंस की बात करते हैं तो उसके पहले वीडियो में हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं, यानी जो ट्रांसलेशन करने का नियम है आपको हम ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं। और दूसरे वाले उसी के वीडियो में उसी टेंस का जो दूसरा वीडियो होता है या फिर दूसरी जो क्लास होती है उस पर हम एडवांस लेवल की बातें करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, किस रूल से, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो या इस वाली क्लास में हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आप हमारी पिछली क्लासेस को अवश्य देख लिया करें, क्योंकि वहां पर जो बातें बताई गई होती हैं उनका काम कहीं ना कहीं से आगे आने वाली वीडियोज में पड़ता रहता है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, इसको पहचानेंगे कैसे, इसको हमने पिछली क्लासेस में बता दिया है कि वे सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको नहीं और कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, नहीं और कोई भी प्रश्नवाचक शब्द ना लगा हो, दोनों चीजें आपको अगर नहीं लगी मिल रही हैं तो दैट्स मीन द सेंटेंस इज इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी वो सेंटेंस जो है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा गया है। और इसमें हम आपको बताए हैं कि कंटिन्यूअस में कोई भी काम कंटिन्यू रहेगा। चलिए हम आपको कुछ सेंटेंस, एक दो सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसका हम आपको रूल के बताते हुए ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे अगर हम कहें वह एक गाना गा रही है, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। इन दो सेंटेंस को देखेंगे। ये प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस टेंस है, ये टेंस बहुत ही आसान है। ये टेंस इतना आसान है कि अगर आप इसको एक बार सीख गए, इसके रूल्स को समझ लिए, तो ये टेंस आपको चाहे राइटिंग की बात करें, स्पीकिंग की बात करें और चाहे फिर उसको किसी भी लेवल पर बात करें, वो आपको यह टेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते सीख गए हैं तो आप अपने डेली यूजेस में भी ऐसे सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस आपको बोलना होता है तो हम उसको क्यों ना इंग्लिश में बोलें, और बोल कब पाएंगे, जब हम उसको उसके रूल्स को सीखे रहेंगे। तो वही रूल्स यहाँ पर बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का किसी भी सेंटेंस का या किसी भी टेंस में ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, इज, आर और एम। अभी अभी हमने बताया इज, आर और एम होती है। और इज का यूज सिंगुलर के लिए, आर का यूज प्लूरल के लिए और एम का यूज केवल आई के लिए करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं या मेन वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद हम कौन सा या क्या यूज करेंगे, वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। और बाकी की बची हुई बातें हम जो भी रहेंगे उसको अदर या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर। क्या हो गया, ये ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी बेस पर हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में हमने ट्रांसलेशन के 7 स्टेप्स बताए हैं। इस वीडियो के बाद आप उसको देख लेंगे, प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। वह एक गाना गा रही है। सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट हु से या फिर कौन से क्वेश्चन कर कर पहचानेंगे। कौन एक गाना गा रही है, हमको जवाब मिला वह गाना गा रही है। रही है हमको पता चल रहा है, यानी बात फेमिनिन जेंडर की है या फिर फीमेल की बात हो रही है। और फीमेल के लिए हम वाक्य अंग्रेजी क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। और ही, सी, इट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज लगाते हैं। इज लगा दिया हमने। वर्ब क्या हो रहा है, गाना, गाना, ठीक है। जो गाना एक वर्ब है, यानी ये सिंग, सिंग क्या है, एक वर्ब है और उसमें हमको आईएनजी लगाना है। तो हमने क्या लगा दिया, सिंगिंग कर दिया। सी इज सिंगिंग, एक गाना, ठीक है। क्या गा रही है, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यूज करेंगे ए सॉन्ग। तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रांसलेशन है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एकदम आराम से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे इस रूल से, ठीक है। तो अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वे है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट वे है और वे फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे। वे की अंग्रेजी क्या होती है, जानते हैं सभी लोग, दे होती है। क्या होती है, दे होती है। फिर देख एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और वर्ब क्या है, खेलना। कौन काम हो रहा है, काम जो हो रहा है, जो सेंटेंस में काम होता है वही आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। और जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, वे हमारा सब्जेक्ट हो गए। वे के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया। और जो एक्शन हो रहा है खेलने का, अब उसको लगाएंगे आईएनजी फॉर्म में। आईएनजी फॉर्म में अगर हम प्ले को कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्लेइंग कहेंगे। और क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन है बड़े ही आराम से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से हो जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा टाइप के सेंटेंस, इस पर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ते हो लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको वो चीजें नहीं आती हैं। और प्रैक्टिस करने में अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे और तब फिर से ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको सारे के सारे सेंटेंस जो हैं उसका ट्रांसलेशन बड़े ही आराम से आपको आने लगेगा। और जिस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको ना आए आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई दे देंगे आपको, ठीक है। और उसके रूल्स जो उसमें होंगे उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। चलिए, जो दूसरा टाइप का सेंटेंस होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है, हमने कहा निगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब हम निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस निगेटिव है, तभी तो उसका हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ऐसे सेंटेंस में नहीं वर्ड आपको जरूर लगा मिलेगा और क्वेश्चन वर्ड आपको नहीं लगा मिलेगा। यानी जिस सेंटेंस में आपको नहीं वर्ड लगा मिले और क्वेश्चन वर्ड ना लगा मिले तो वो सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए, अगर हम इसके ट्रांसलेशन के रूल की बात करते हैं तो ये टेंस ही बिल्कुल इतना आसान सा टेंस है कि आप इसको एक बार में बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे।
कब सीख पाएंगे? जब आप सब्जेक्ट को पहचानते रहेंगे, जब आप वर्ब को पहचानते रहेंगे और जब आप ऑब्जेक्ट को पहचानते रहेंगे। और अगर आप इन सभी चीजों को नहीं पहचान पाते हैं अच्छे से और पहचानना सीखना चाहते हैं तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन वाले वीडियो को आप अवश्य देखें, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7 स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। चलिए, अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन किस रोल पर किया जाता है, तो हम जानते हैं किसी भी निगेटिव सेंटेंस का अगर बात करते हैं तो उसमें आपको नॉट लगाना होता है। ठीक है, आपको क्या लगाना होता है? हमने कहा आपको नॉट लगाना होता है। लेकिन नॉट की एक ऐसी खासियत है कि नॉट को आप बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगा सकते हैं, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके पहले हमको क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। और हेल्पिंग वर्ब के पहले ही हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर रहे थे। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए और फिर नॉट लगा दीजिए। अब नॉट के बाद जो है क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, हम इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाते हुए फिर अदर जो भी चीजें बची रहेंगी उनको हम लगा देंगे। चलिए, हम अगर इसके कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। वह अपने स्कूल जा रहा है। वह अपने स्कूल जा रहा है। और दूसरे सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो राधा खाना बना रही है। राधा खाना बना रही है। दो सेंटेंस लिखे, सॉरी, दोनों सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में लिखते हैं उनको हम नेगेटिव बनाते हैं। वह अपने स्कूल, इसको हम क्या कहेंगे? नहीं जा रहा है। और यहां भी नहीं लगा देंगे, राधा खाना नहीं बना रही है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। बाकी जो सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखे थे उसका आप अफर्मेटिव के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है, जा रहा है, यानी मैस्कुलिन जेंडर की बात है और उसके लिए हमने ही का यूज किया। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज लगती है कि आर लगती है कि एम लगती है? क्या लगती है बताइए? ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? इज लगती है। आप कहेंगे कि ही के साथ तो सर इज लगती है। इज क्यों लगती है? अब बताइए, इज ही के साथ इज क्यों लगती है? इसको आप कमेंट में रिप्लाई देंगे। चलिए, ही के साथ हमने इज लगा दिया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो होती है, और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। ठीक है, ही इज नॉट गोइंग टू अपने स्कूल। अपने स्कूल की अंग्रेजी क्या होती है? हिज स्कूल होती है, हिज स्कूल। अपने वर्ड की इंग्लिश जो होती है वो सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, यानी सभी सेंटेंस के या सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। वो क्या होती है उसको हम किसी दिन एक उसका सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अच्छे तरीके से बता देंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में ही हम आपको अपने की अंग्रेजी बताएंगे। चलिए, इसमें क्या है? सब्जेक्ट राधा है, राधा भी सिंगुलर है और इसीलिए हमने इज लगाकर नॉट लगा दिया। खाना बनाना का क्या होता है? कुक होता है। क्या होता है? कुक होता है, और कुक में हमने आईएनजी लगा दिया। द लगाते हुए क्या लगा दिया? क्या बना रही है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आप आंसर देंगे फूड है सर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप बड़े ही आराम से नेगेटिव सेंटेंस का भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरा जो सेंटेंस का टाइप होता है वो कौन सा टाइप का सेंटेंस होता है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आखिर कैसे करेंगे। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, यानी जानेंगे कैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए आपको इन्हीं दो वर्ड्स पर ध्यान देना है। लेकिन कंडीशन थोड़ा सा अलग हो गई। कंडीशन क्या अलग हुई कि इस वर्ड में आपको नहीं वर्ड नहीं लगा मिलेगा और क्वेश्चन वर्ड आपको लगा हुआ मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ मिलेगा तो वो आपका कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक होता है हमारा क्लोज एंडेड और दूसरा क्या होता है, ओपन एंडेड। दूसरा सेंटेंस या दूसरा टाइप का कौन सा होता है, ओपन एंडेड होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों तरीके से रूल सीखेंगे कि यानी दोनों तरीके के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। क्लोज एंडेड की अगर बात करते हैं तो इसके स्टार्टिंग में ही आपको क्या वर्ड देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में ही आपको सेंटेंस, हिंदी वाले सेंटेंस के क्या वर्ड देखने को मिलेगा और जिस सेंटेंस में क्या वर्ड पहले लगा होता है वो सेंटेंस आपका क्लोज एंडेड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हम रूल जानते हैं, सभी टेंस में वही रूल फॉलो किए जाते हैं कि सबसे पहले ही हम क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज या आर या फिर एम। इज आर एम में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को आप लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम कह रहे हैं तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगा देंगे। ठीक है, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। वहीं अगर ओपन एंडेड की बात करते हैं तो सेंटेंस के हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में कहीं भी आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल सकता है और क्वेश्चन मार्क तो लगा ही होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या हो रहा था कि सेंटेंस के पहले ही क्या वर्ड आता था। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ऐसे सेंटेंस के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा हम उसी की इंग्लिश लिख देते हैं। ठीक है, उसी की इंग्लिश लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हुए अदर चीजों को लगाकर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेट करते हैं ओपन एंडेड का और इस स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेट करते हैं क्लोज एंडेड का। चलिए हम एक एक सेंटेंस आपको देते हैं और आप उसको बड़े ही आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम आपको दें क्या, टीचर या अध्यापक कह सकते हैं, क्या अध्यापक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं कर देंगे तो वो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तुम्हारे दादा जी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे दादाजी क्या कर रहे हैं। चलिए दो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या अध्यापक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। अब आपको आप लास्ट में देख रहे हैं कि रहे हैं, दैट्स मींस सेंटेंस किस टेंस में है, कंटिन्यूअस टेंस में है। और सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान से और देखेंगे तो शुरुआत में ही क्या वर्ड देखने को मिल रहा है और जिस सेंटेंस के शुरुआत में क्या वर्ड देखने को मिलता है वो क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है। और दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यही क्या वर्ड बीच में मिल रहा है और जिस सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा होता है वो सेंटेंस आपका कौन सा टाइप का होता है, ओपन एंडेड का सेंटेंस होता है। तो चलिए दोनों को ट्रांसलेशन करते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या पहले लगा है तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, टीचर के अकॉर्डिंग या अध्यापक की इंग्लिश क्या होती है, टीचर होती है। अब टीचर है, रहे हैं भले लिखा हुआ है यानी रहे हैं तो हम रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, लेकिन टीचर कितने हैं, एक हैं, तो लिख सकते हैं इज
टीचर, टीचर हमने लिख लिया क्योंकि हम इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। और फिर वर्ब क्या है, टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, साइंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज टीचर टीचिंग साइंस, इज टीचर टीचिंग साइंस, क्या आपको या क्या टीचर या क्या अध्यापक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं, क्या सॉरी दादाजी क्या कर रहे हैं, क्या बीच में आया है तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश वर्ड को पहले लिख लेंगे, ठीक है। वर्ड रहे हैं, दादाजी एक ही है, भले ही रहे हैं हम रेस्पेक्ट में लगा रहे हैं। वर्ड इज योर, तुम्हारे हैं, योर ग्रैंडफादर, करना, डू, आईएनजी हमने लगा दिया। What is your grandfather doing? What is your grandfather doing? तुम्हारे दादाजी क्या कर रहे हैं। इस टीचर टीचिंग साइंस, क्या टीचर साइंस पढ़ा रहे हैं। इसी तरह आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, What are you doing, ठीक है। तुम कितने बजे आ रहे हो या तुम कब आ रहे हो, तो When are you coming भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक ऐसे सेंटेंस लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक सेंटेंस एक तरह से ये भी देखने को मिल सकता है, कौन लगा हुआ सेंटेंस, ठीक है, कौन लगा हुआ सेंटेंस देखने को मिल सकता है। जिस सेंटेंस में कौन लगाकर क्वेश्चन किया जाएगा, आज यहां कौन आ रहा है, आज यहां पर कौन आ रहा है। जहां पर कौन लगा रहेगा यानी क्वेश्चन किससे किया जाएगा, हु से किया जाएगा, क्वेश्चन हु से किया जाएगा। तो आप सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे कि उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उस सेंटेंस में आपको क्या नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब सब्जेक्ट हमारा नहीं रहेगा तो हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, किसी न किसी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम हु को ही क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। हु को ही हम क्या कह देते हैं कि चलिए भाई तुम हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब हु जब हमारा सब्जेक्ट हो गया तो हम इसके अकॉर्डिंग जान पाएंगे कि हमारा हु सिंगुलर है कि हमारा हु प्लूरल है। अगर यहाँ पर रहा है आ रहा है कि इसका मतलब है कि वह सिंगुलर है, अगर रहे हैं आएगा तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो रहा है आ रहा है तो इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट हु है तो हम सबसे पहले हु लगा दिए, ठीक है। हु तो लगा ही लिए क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट है तो इसका हम सब्जेक्ट मान लेंगे। हु इज कहने का मतलब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब क्या लगाना है, कमिंग, कमिंग हियर टुडे, ठीक है। हु इज कमिंग हियर टुडे, आज यहाँ पर कौन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अगर स्ट्रक्चर एक बनाए तो सबसे पहले हम हु लिखते हैं, फिर इज या फिर आर लगाते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाकर हम क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर बाकी जो बातें बची रहती हैं। तो इस तरह से आप हु वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। किसी भी टेंस में इसी तरह से ट्रांसलेशन किया जाएगा, लेकिन हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंडीशन थोड़ा अलग इसलिए हो जाती है कि जब हमारा हु सिंगुलर सा लगता है तो उसके सामने या उसके लिए हम पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को आप उस क्लास में जाकर देख सकते हैं। और एक तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकता है, उसको हम आपको बताते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी शोर कर रहे हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी शोर कर रहे हैं। आपको 4 वर्ड ध्यान रखना होगा। कौन कौन से 4 वर्ड होंगे उनकी हम लिस्ट या उनको हम लिख देते हैं। 4 वर्ड होंगे आपका हाउ मच, हाउ मेनी। चलिए हम यहां से लिखते हैं। 4 वर्ड जो होंगे आपके हाउ मच, हाउ मेनी, विच या फिर हुज। ये 4 वर्ड ऐसे होंगे जिनसे अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा सेंटेंस में तो उनके साथ जो जुड़ा वर्ड रहेगा, जैसे कितने के साथ यहाँ पर क्या जुड़ा है, विद्यार्थी जुड़ा हुआ है कितने से, उसके जो तुरंत बाद सेंटेंस जुड़ा रहेगा उसकी हम मीनिंग इसके साथ में ही शुरुआत में ही लगा लेते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ है।
फिर उसके बाद हम लगाएंगे क्या, फिर उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन शोर कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम किससे क्वेश्चन करते हैं, कौन से, कौन शोर कर रहे हैं, विद्यार्थी शोर कर रहे हैं, यानी प्लूरल बात है तो आर लगाएंगे, सिंगुलर होता तो इज लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाते हुए जो भी बाकी की बातें बची रहेंगी उसको लगाकर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस रूल से आपको हाउ मच, हाउ मेनी, विच या फिर हुज वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना रहेगा। इस सेंटेंस, इस रूल से आप हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट करते रहें, ठीक है। चलिए, नोट्स आप कोशिश करेंगे कि खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाती रहेगी। अब चलिए इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करके यहीं पर देख लेते हैं। कितने विद्यार्थी, कितने मतलब एक से ज्यादा है, और विद्यार्थी जब ज्यादा होंगे तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। हाउ मेनी विद्यार्थी का स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएं, इज लगाएं कि आर लगा दें, क्योंकि आई एम का यूज तो केवल आई के लिए होता है। इज लगाए कि आर। अब विद्यार्थी कई ज्यादा हैं, क्योंकि रहे हैं लगाए तो हम आर लगाएंगे। आर। शोर करना, शोर करना का क्या होता है, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। नॉइज एक ऐसा नाउन है, ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसके एक पहले ए आता है, केवल एक सिंगल अनकाउंटेबल नाउन है, बाकी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए नहीं आता। बाकी मेक अ नॉइज यहाँ पर यूज होगा, मेक अ नॉइज। लेकिन एक बात तो आप भूल ही गए, क्या भूल गए, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना है, यानी आईएनजी लगाना है। तो चलिए हम आईएनजी लगा दिए, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इस तरह से यह सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाएगा। अगला जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं उसको हम सभी जानते हैं। चलिए हम देखते हैं। जो लास्ट टाइप का ट्रांसलेशन होता है वह कैसा होता है, वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको उन्हीं दो वर्ड्स पर ध्यान देना होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में आपको नहीं भी देखने को मिलेगा और क्वेश्चन वर्ड भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि जिस सेंटेंस में दोनों चीजें आपको लगी हुई मिलेगी वो सेंटेंस आपका कौन सा होगा, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा। चलिए, ये भी दो प्रकार का होता है, जाहिर सी बात है। इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, पहला क्या होगा, क्लोज एंडेड होगा। और क्लोज एंडेड का मतलब है कि क्या लगा होगा शुरुआत में ही, और इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। एक बात ध्यान ये देंगे कि जो नेगेटिव लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बाकी अगर कुछ भी चीजें बची है तो अदर लगाकर लिख सकते हैं। वही अगर बात करते हैं ओपन एंडेड की, ओपन एंडेड की, तो ओपन एंडेड का मतलब है कि सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल सकता है, और कहीं पर बीच में लगा होगा तो उसी क्वेश्चन वर्ड की हम इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। और ध्यान यही देंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बाकी अगर कुछ भी बातें बचती हैं तो अदर में उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या वह नदी में नहा रहा है, क्या वह नदी में नहीं नहा रहा है, नहीं नहा रहा है। सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वह नदी में नहीं नहा रहा है, क्या वह नदी में नहीं नहा रहा है।
देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, लेकिन एक बात ये आपको दिख रही है कि क्या वर्ड पहले लगा है, और जिसमें क्या वर्ड पहले लगा होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है। और क्लोज एंडेड को ट्रांसलेशन करने के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। वह क्या है, सिंगुलर है, इज ही। उसके बाद नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट बाथिंग इन द रिवर। ठीक है, वर्ब लगाया हमने, फिर बाकी की जो भी बातें बची हैं ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में हमने लगा दिया। इस तरह हम देख रहे हैं कि बड़े ही आसानी से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए एक ओपन एंडेड वाला भी करा देते हैं। नहीं, आप कहेंगे कि ओपन एंडेड का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तुम आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तुम आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो। आपके फैमिली में या कोई भी फ्रेंड्स अगर आपको खाना नहीं खाता है तो आप क्या बोलते हैं, आप क्यों आज खाना नहीं खा रहे हैं। आज से हम इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि हम इसका ट्रांसलेशन सीख गए हैं। कौन से टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का। रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है। और क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है यानी ओपन एंडेड है, और ओपन एंडेड में हम इसकी मीनिंग को सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, वाई। अब तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई आर, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट अब लगाएंगे यू, फिर नॉट लगाएंगे, ईटिंग फूड, अदर में क्या लिखेंगे, टुडे। Why are you not eating food today? आप आज क्यों खाना नहीं खा रहे हैं, या तुम आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नोट करेंगे आपको उतना ज़्यादा ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारे के सारे रूल अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 100-200 सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेशन अवश्य करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ट्रांसलेशन करेंगे आपके माइंड में उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और एक बार अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश पर अच्छी पकड़ स्थापित कर सकते हैं। और टेंस की क्लासेस यहाँ पर वन एग्जाम चैनल पर एकदम स्टार्टिंग से बड़े ही बेसिक टू एडवांस लेवल पर चलाई जा रही हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंस आपको सिखाया जा रहा है, तो इसका लाभ लेते हुए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा काम है, सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर इस वीडियो में आपको जानकारी मिली है, कुछ न कुछ नया सीखने को मिला है, और आपको अगर टेंस समझ में आ गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, तो आप हमारे वीडियो को या इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, या लाइक अवश्य करेंगे, और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच या रिलेटिव्स में अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।